नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। 3 विषयों पर बात करेंगे आज। वैसे मन में कभी-कभी खौफ होता है, दुखी भी होता है कि ये कांग्रेसी दूसरों को सर्टिफिकेट बाँटने में ही क्यों लगे रहते हैं, अपने घर को सँभालने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं, अपने गिरेबान में क्यों नहीं झाँक रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में इन्होंने अतीत में क्या-क्या नहीं कहा है, उसमें एक और बात जोड़ दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जब वो मंगलवार को चेन्नई में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। देश के प्रधानमंत्री को उन्होंने आतंकवादी बता दिया। एक तो हम जरा इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे कि ये कांग्रेस की बौखलाहट, झल्लाहट और आत्मघात की राह पर जो वो चल पड़ी है, ये आखिर कहाँ जाकर के थमेगी। दूसरा विषय जिस पर हम चर्चा करेंगे, वो है पहलगाम की बरसी। कल यानी 22 अप्रैल को पहलगाम के अटैक को ठीक 1 साल पूरा होने जा रहा है। 1 साल तो आज पूरा हो गया, लेकिन 22 अप्रैल को ये घटना हुई थी, तो इसकी पूर्व संध्या पर आज जरा पहलगाम पर भी चर्चा करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, ये ऑपरेशन सिंदूर 1 के समाप्त होने के तुरंत बाद भारतीय सेना ने भी, भारत के प्रधानमंत्री ने भी, रक्षा मंत्री ने भी, विदेश मंत्री ने भी, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने भी कह दिया था। तो अब कौन सा वो क्षण होगा, और मिलिट्री ने भी बाकायदा जारी किया है एक संदेश, और ये कहा है कि भूले नहीं हैं हम, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहा है भारतीय सेना ने कि सम बाउंड्रीज शुड नेवर बी क्रॉस्ड। वो मैं आपको दिखा देता हूं, जो भारतीय सेना ने आज जारी किया है। यानी पहलगाम की उस घटना को, बर्बर घटना को, जेनोसाइड को देश ना भूला है और ना ही भूलेगा। तीसरी घटना जिस पर हम चर्चा करेंगे, राजस्थान में एक रिफाइनरी का उद्घाटन होना था आज। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करने वाले थे, और ये पिछले करीब-करीब 13 साल से बन रही थी, थम रही थी, गति रुक रही थी, और अचानक कल रात इसकी एक यूनिट में आग लगती है और प्रधानमंत्री का रिफाइनरी के उद्घाटन के लिए जाना स्थगित हो जाता है। कई घंटे के प्रयासों के बाद रिफाइनरी की आग को बुझाया जाता है। आग लगी है, या ये कोई तोड़फोड़ है, या आग लगाई गई है, या किसी तरह का कहीं से कोई अटैक हुआ है, ये तो जांच का विषय है साहब। क्योंकि जिस तरह का वैश्विक इस समय वातावरण है, इसमें भारत की एक और रिफाइनरी का अगर उद्घाटन होने जा रहा है और देश के प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंचने वाले हैं, और उसके कुछ घंटे पहले उस रिफाइनरी में आग लग जाती है और प्रधानमंत्री का जाना स्थगित हो जाता है, तो ये छोटी-मोटी घटना नहीं है। ये भारत की जो जांच एजेंसियां हैं, उनके भी अब तक कान खड़े हो चुके होंगे, और वो इसकी पड़ताल कर रही होंगी कि ये हुआ कैसे है, क्यों हुआ है। इसके पीछे कोई शातिर दिमाग तो नहीं है, कोई अंतर्राष्ट्रीय साजिश तो नहीं है, या घरेलू भी हो सकती है। विषय एक और है जिस पर चलते-चलते आखिर में बात करेंगे, आईपैक, जो ममता बनर्जी की पार्टी के लिए काम कर रही है, उनके लिए काम कर रही है, और जिसके
अलग अलग शहरों में कई ठिकानों पर छापे पड़ चुके हैं। हैदराबाद में, बेंगलुरु में, दिल्ली में, कोलकाता में, बहुत सारी जगहों पर छापे पड़े हैं। उसका कोलकाता का दफ्तर बंद कर दिया गया है और करीब 1100 कर्मचारियों को लेटर भेज दिया गया है कि आप काम पर ना आए। 3 दिन पहले एक खबर आई थी जिसमें एक ईमेल का जिक्र था कि ईमेल करके कर्मचारियों को कहा गया है कि अगली मीटिंग 10 मई को होगी। 10 मई यानी 4 मई को रिजल्ट आ जाएंगे, उसके भी 6 दिन बाद अगली मीटिंग होगी और उसमें आगे की दिशा तय की जाएगी, दशा तय की जाएगी। तो हुआ क्या है, जरा इसकी भी पड़ताल करना जरूरी है। लेकिन सबसे पहले जरा मल्लिकार्जुन खड़गे को सुन लीजिए, कह क्या रहे हैं चेन्नई की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। With Modi, who is a terrorist, and he won't believe in equality. एआईएडीएमके पर सवाल खड़े कर रहे हैं और पूछ रहे हैं कि वो ऐसी पार्टी को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं या उनके साथ गठबंधन कर सकते हैं या सीटों का तालमेल कर सकते हैं जिसके नेता यानी नरेंद्र मोदी आतंकवादी हैं। और जब बवाल खड़ा हुआ तो इन्होंने सफाई दी कि चूंकि ईडी का, सीबीआई का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का, तमाम दूसरी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करते हैं, लोगों को, पार्टियों को धमकाते हैं, यानी दहशत का वातावरण पैदा करते हैं, आतंक पैदा करते हैं, इसलिए इस संदर्भ में मैंने ये कहा था टेररिस्ट। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इसका जवाब दिया गया है और संबित पात्रा ने ये कहा है कि इनके लिए जाकिर नाइक तो शांति के दूत हैं। ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कहकर के बोलते हैं, पुकारते हैं ये। लेकिन इनकी मानसिकता देखिए कि देश का प्रधानमंत्री मोदी इनके लिए आतंकवादी है। राहुल गांधी अपने भाषणों में तूम तड़ाक की भाषा से बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से के बारे में, और इनके अध्यक्ष, मैं केवल एक बात कह के खत्म करूंगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। एक मैंने गालियों का पूरा पुलंदा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कांग्रेस के अलग अलग नेताओं ने उनको दे रखी है, वो सेव करके रखा हुआ है। एक बार इन्होंने बड़ी शिकायत के अंदाज में सवाल खड़ा किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कि कांग्रेस के बारे में, कांग्रेस के पूर्व नेताओं के बारे में, यानी नेहरू, इंदिरा गांधी या राजीव गांधी के बारे में इस तरह की बातें कैसे की जा सकती हैं। इनको दोनों को भी, राहुल गांधी को और प्रियंका को भी, इस बात की बड़ी शिकायतें रहती हैं कि नेहरू के बारे में अभी तक भी बातें की जाती हैं। इन लोगों को लगता है कि नेहरू इनके परनाना थे, इंदिरा गांधी इनकी दादी थी और राजीव गांधी इनके पिताजी थे, तो उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, इनको बुरा लगेगा। ये भूल जाते हैं कि नेहरू कितनी बार देश के प्रधानमंत्री रहे, इंदिरा गांधी कितनी बार प्रधानमंत्री रही और इनके पिताजी भी प्रधानमंत्री रहे। और जो देश का प्रधानमंत्री रहा हो, उनके उस समय के कार्यकाल, उनके कार्यों, उनकी नीतियों, उनके फैसलों पर मीमांसा करने का हर एक को अधिकार है, आलोचना करने का भी अधिकार है। लेकिन किन शब्दों में आलोचना करनी चाहिए, ये जरा भारतीय जनता पार्टी से सीखें या दूसरे लोगों से सीखें। ये तो सीधे गाली गलौच पर उतर आते हैं।
आतंकवादी देश के प्रधानमंत्री को बता देते हैं। तो जेपी नड्डा ने जो इन्होंने चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, उसका जवाब लिखा था। और क्या लिखा था उसमें, जरा देख लेते हैं। उसमें कहा गया था कि खरगे जी, क्या क्या नहीं कहा गया आपके नेताओं के द्वारा देश के प्रधानमंत्री के लिए। कभी कहा गया मोदी तेरी कब्र खुदेगी, कभी कहा गया नीच, कभी कमीना, कभी मौत का सौदागर, कभी जहरीला सांप, कभी बिच्छू, कभी चूहा, कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी नालायक, कभी कुत्ते की मौत मरेगा, कभी मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, कभी राक्षस, कभी दुष्ट, कभी कातिल, कभी हिंदू जिन्ना, कभी जनरल डायर, कभी मोतियाबिंद का मरीज, कभी जेब कतरा, कभी गंदी नाली का कीड़ा, कभी काला अंग्रेज, कभी कायर, कभी औरंगजेब का आधुनिक अवतार, कभी दुर्योधन, कभी हिंदू आतंकवादी, कभी गधा, कभी नामर्द, कभी चौकीदार चोर है, कभी तुगलक, कभी मोदी की बोटी बोटी काट देंगे, कभी साला मोदी, कभी नमक हराम, कभी गंवार, कभी निकम्मा, यहाँ तक कि उनके माता पिता को भी नहीं छोड़ा गया। उनके बारे में भी बहुत अभद्र टिप्पणियां की गई। तो ये कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं है कि मल्लिकार्जुन खड़गे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में आतंकवादी शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी उनको जवाब दिया गया है और ठीक तरीके से जवाब दिया गया है। दूसरा विषय जिस पर हम बात करने वाले हैं, पहलगाम। 22 अप्रैल 2025 26 पर्यटकों को, 26 हिंदुओं को उनके परिवार के सामने, उनकी पत्नी, उनके बच्चों के सामने उनकी शिनाख्त की गई, उनकी पेंटें उतरवा करके देखी गई, उनके आई कार्ड चेक किए गए, उनसे कहा गया कि आप जो कलमा होता है वो पढ़ करके सुनाइए। और जब वो ऐसा नहीं किया उन्होंने, तो उन्हें आतंकवादियों ने गोलियों से भून दिया। इनमें 2 विवाहिताएं भी थी, एक करनाल की थी और एक कानपुर की थी। हनीमून के लिए वहां गई थी, पहलगाम गई थी, और उनकी आंखों के सामने उनके पतियों को मार डाला गया। और इसके बाद जो कुछ हुआ है वो हमारे आपके, पाकिस्तान के भी और दुनिया के सामने भी है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, सम बाउंड्रीज शुड नेवर बी क्रॉस्ड। कुछ सीमाएं कभी नहीं लांघनी चाहिए। और इसमें ये भी कहा गया है कि इंडिया डज नॉट फॉरगेट। भारत कभी इन चीजों को भूलेगा नहीं, बिसराएगा नहीं। उस समय जो कार्रवाई की गई थी, 9 आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया गया था। और जब सीमा पार से, यानी पाकिस्तान की तरफ से, उनको मैसेज भेजा गया कि हमारा टारगेट पूरा हो गया है, जिन आतंकवादियों ने यहां जेनोसाइड किया है उनके ठिकानों को हम नेस्तनाबूद कर चुके हैं, हम इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान टेढ़ी दुम, उसको आप 12 साल नली में रखिए तो वैसी ही निकलेगी, अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। ड्रोन से, मिसाइलों से, दूसरी तमाम चीजों से उन्होंने भारत पर अटैक किया। 1000 ड्रोन्स के जरिए, और नॉर्थ से लेकर के नीचे तक, गुजरात तक उन्होंने अटैक किए। उनको नाकाम किया गया। हमारी जो आकाश मिसाइल है, जो
एयर डिफेंस सिस्टम है उसने, इसके अलावा जो S-400 हमारे पास है उसने, और जो दूसरे हमारे पास, उन्होंने न केवल पाकिस्तान के हमलों को रोका बल्कि पलटवार करके उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम, उनके रडार, उनके एयरबेस, एयरपोर्ट ध्वस्त करके रख दिए। और चौथे दिन पाकिस्तान घुटनों पर था। बाद में जो कुछ हुआ है उसका जिक्र ना ही करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पाकिस्तान का जो प्रोपेगेंडा था और उस प्रोपेगेंडा को जिस तरीके से अमेरिका से शह मिली, पश्चिमी मीडिया ने जिस तरीके से इसे पूरे घटनाक्रम को, पूरे ऑपरेशन को पाकिस्तान की जीत बताया और भारत का फेलियर बताया, उसका समय रहते हमारे यहाँ का मीडिया या हमारे यहाँ का सिस्टम प्रतिवाद नहीं कर पाया, और नतीजा ये हुआ जैसा हमेशा होता है। शिमला समझौते के समय क्या हुआ था? 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स की पेंटें उतरवाई थी हमने पूर्वी पाकिस्तान में, जो अब बांग्लादेश कहलाया जाता है, और उन 93,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स को कई महीने तक, लगभग 1-1.25 साल तक भारत में रखा गया, अलग अलग जगहों पर जेलें बना करके, टेम्परेरी जेलें बना करके। और शिमला समझौते में इंदिरा गांधी ने जो हमारे सोल्जर वहां बंद थे उनको भी लेने की शर्त नहीं रखी, और कुछ बहुत सामरिक महत्व के ठिकाने थे उनको भी हम उनकी एवज में वापस ले सकते थे, वो भी नहीं लिए। पीओके पर बात की जा सकती थी, वो भी नहीं की गई, और उन 93,000 सोल्जर्स को वापस कर दिया गया। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी आसिम मुनीर तो जो घुटने टेक दिए थे 4 दिन में जिसने, वो तो फील्ड मार्शल बन गया और व्हाइट हाउस में बुला करके डोनाल्ड ट्रंप उसको लंच करा रहा है, और हमारा पूरा सिस्टम जो है वो सिर्फ देखता रहा। बहरहाल आज सेना ने कमिटमेंट शो किया है कि जो बाउंड्रीज हैं उनको आप क्रॉस करने की गलती ना दोहराएं। भारत कभी भूलता नहीं है इन चीजों को, तो ये एक संकल्प है। तीसरी घटना जिस पर हम चर्चा करना चाह रहे थे वो है जो राजस्थान के बाड़मेर के पास बालोतरा पचपदरा में हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड यानी HPCL की रिफाइनरी का उद्घाटन 21 अप्रैल को यानी आज होना था, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसका उद्घाटन करने वाले थे। उसमें 20 अप्रैल की दोपहर में 2 बजे के आसपास जो संदिग्ध आग लगी है उसकी जांच पड़ताल बहुत जरूरी है, और उसी क्रूड डिस्टिलेशन यूनिट यानी CDU में आग लगी जिसका ट्रायल रन पूरा हो रहा था या किया जा रहा था। और ये सब तब हुआ है जब इस पर करीब करीब 79,000 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। 79,459 करोड़ रुपया। पहले जो इसकी लागत तय की गई थी वो 37,320 करोड़ तय की गई थी, 230 करोड़ तय की गई थी, बाद में ये बढ़कर के 79,000 करोड़ तक पहुंच गई। और इसमें अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। जो सबसे कारगर इंजीनियर हैं उनकी देखरेख में ये रिफाइनरी शुरू होने वाली थी। और देखिए 2013 में 22 सितंबर को इस रिफाइनरी का शिलान्यास हुआ था। किसने किया था? सोनिया गांधी ने। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे
राजस्थान में अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे और उस समय सोनिया गांधी ने इसका शिलान्यास किया था, शिला पूजन किया था। और 2013 से 2026 आ गया, बीच में इसकी जो लागत थी, इसमें जो अंश था केंद्र का या राज्य का या एचपीसीएल का, उसको लेकर के जांच पड़ताल शुरू हुई, तमाम चीजें देखी गई और उसके बाद 2018 16 जनवरी को जब वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोबारा से इसका श्री गणेश किया। ये तय हुआ कि 31 अक्टूबर 2022 तक इसको पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन वहां बीच में फिर सरकार बदल गई। तो ये सारा कुछ जो हुआ है, लागत इसकी जितनी बढ़ी है और जिन स्थितियों परिस्थितियों में इसमें आग लगी है, रहस्यमय तरीके से, प्रधानमंत्री के आने से कुछ घंटे पहले आग लगी है, जब इसका उद्घाटन होना था तब आग लगी है, तो बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं साहब। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की जो एजेंसियां हैं वो अपना काम कर रही होंगी, देख रही होंगी ये स्वाभाविक घटना है आग लगने की या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। भारत में 20 से ज्यादा रिफाइनरियां ऑलरेडी काम कर रही हैं, इनमें प्राइवेट भी है, इनमें सरकारी भी हैं, और भारत बहुत मजबूत स्थिति में है इस मामले में। एक और रिफाइनरी का श्री गणेश होने से पहले जिस तरीके से उसमें घटना हुई है, बहुत बड़े सवाल खड़े होते हैं इससे। और चलिए चलते चलते जिस घटना का मैं जिक्र कर रहा था, ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति बनाने वाली आईपैक का ऑफिस बंद हो गया है, ये हेडलाइन है आज के पोर्टल्स के जो हेडलाइंस होती हैं उनकी। और ये कहा गया है कि चुनाव में करीब 1 लाख कर्मचारी लगाए गए थे, एजेंट दिए गए थे, और चूंकि फर्म पर ईडी के, सीबीआई के, मनी लॉन्ड्रिंग के केस वगैरह जो है वो दर्ज हुए हैं, छापे पड़े हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि बढ़ते हुए विवाद और लिटिगेशन की वजह से अब हाथ खड़े कर दिए हैं आईपैक ने, क्योंकि उस पर यूएपीए के तहत भी मामले हैं, मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप लगे हैं, 200 करोड़ से ज्यादा का घालमेल का आरोप लगा है। तो जानकारी ये मिली है कि आईपैक का कलकत्ता के विधान नगर स्थित दफ्तर 2 दिन से बंद है और एचआर ने करीब 1300 कर्मचारियों को काम पर ना आने का लेटर इशू कर दिया है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। 8:30 बजे कल फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।